गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। पीएससी पार्ट फर्स्ट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले की वीडियो में अपन पढ़ रहे थे इंटरमीडिएट स्पीसीज, और इंटरमीडिएट स्पीसीज के अंतर्गत अपन ने पढ़ा है कार्बोकैटाइन, कार्बेनाइन, कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन, और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल है, उसका किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से उसकी जनरल प्रॉपर्टी होती है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, कैसे उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, इन सारी चीजों को आज अपन फ्री रेडिकल के अंतर्गत देखेंगे। तो यहां पर देखिए, फ्री रेडिकल के बारे में अपन बात करें तो इसको आप यूं समझ सकते हैं कि जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहां पर जैसे मान लीजिए हेलोजन एटम है। जब इस तरीके का जो बॉन्ड है, यहां पर CX जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का जब होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, जब समास विखंडन होता है, और समास विखंडन में आप जानते हो कि बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो समान इक्वल रूप से उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन्स है वो इस कार्बन पर चला जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो हेलोजन एटम के ऊपर। तो इस तरीके से अपन देखेंगे कि यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर फ्री रेडिकल, और ये फ्री रेडिकल बनता है। और यहाँ इसके अंदर ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और जब ऐसी स्पीसीज जिसमें कार्बन पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसी स्पीसीज को अपन बोलते हैं फ्री रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन फ्री रेडिकल है और ये हेलोजन फ्री रेडिकल है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो फ्री रेडिकल है, ये तो एक चीज क्लियर हो गई कि जो फ्री रेडिकल है वो होमोलाइटिक क्लीवेज के द्वारा बनते हैं, और जो होमोलाइटिक क्लीवेज के द्वारा जो स्पीसीज बनेगी उसमें जो यदि कार्बन फ्री रेडिकल की बात करें तो कार्बन पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। यहां पर दूसरी अपन यहां पर चीजें लिखे इनके लिए, तो जो फ्री रेडिकल होते हैं वो फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। थर्ड, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये फ्री रेडिकल हैं, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। फोर्थ, यहां पर अपन देखें तो आप देख रहे हो ये जो कार्बन है, जो सबसे सिंपलेस्ट फ्री रेडिकल है, इसमें अपन देख रहे हो आप कि ये जो कार्बन है, यहां पर इस कार्बन के जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 2, 2 4, 2 6 और 1 7, तो इलेक्ट्रॉन का क्या है, सेप्टेड है, 7 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो कार्बन है, फ्री रेडिकल के जो कार्बन है उसमें इलेक्ट्रोडों का एक सेप्टेट होता है, और सेप्टेट का मतलब वहां पर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब इसके पास में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इनका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट होगा, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट है वो कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बनता है, 8 इलेक्ट्रॉन से। और यहाँ इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन से है। तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो यहाँ पर ये जो फ्री रेडिकल्स है वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज होती है। और इसके साथ ही आप ये भी जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, तो वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव करती है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि जो कार्बन फ्री रेडिकल्स है वो भी एज ए इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव करती है। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर इसका जो अदर प्रॉपर्टी देखें इसकी, तो आप ये जानते हो कि कार्बन के पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो ये फ्री रेडिकल है, ये हाईली रिएक्टिव होगा। और जो फ्री रेडिकल होती है उसकी जो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है वो पेयर अप की होती है, मतलब यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपना पेयर बनाना चाह रहा है, और जब पेयर बनाएगा तो अपने पेयर
पेयर अप की टेंडेंसी होगी तो वो वहां पर क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, है ना। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो भी फ्री रेडिकल्स होते हैं उनकी पेयर अप की जो टेंडेंसी है वो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है, युग्म बनाने की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है, क्योंकि इनके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित पेयर बनाने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज अपन और लिख सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि जो भी फ्री रेडिकल्स होता है वो एक ट्राई वैलेंट स्पीसीज होती है। यहाँ पर इसकी 3 वैलेंसी होती हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये जो कार्बन है और उस कार्बन की 1, 2 और 3 है, 3 इसकी क्या है, वैलेंसी है। तो ये ट्राई वैलेंट स्पीसीज होती है। ओके, उसके बाद में यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो जो फ्री रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पर आप यूँ समझ सकते हैं कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो अलग अलग टाइप से होता है, जैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी होता है और वहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी होता है, और sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बीच में इसका हाइब्रिडाइजेशन चलता है। यहाँ पर इसको थोड़ा अपन और क्लियर करें तो यहाँ पर अपन देख पाते हैं कि जैसे मान लीजिए CH3 टाइप के हैं, यहाँ पर CH3 CH2 इस टाइप के फ्री रेडिकल हैं, या CD3 इस टाइप के फ्री रेडिकल्स हैं। तो जो इस टाइप के फ्री रेडिकल्स होते हैं, इन टाइप के फ्री रेडिकल्स में अपन सीधा सीधा जैसा कि जनरल वे में होता है उसी तरीके से यहाँ पर भी अपन ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस तरीके के जो फ्री रेडिकल हैं उनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं, कार्बन 1s2 2s2 और यहाँ पर 2p2, ये तो कार्बन का होता ही है, यहाँ पर 1s2 और यहाँ पर ये 2s और यहाँ पर ये 2p। ठीक है, और यहाँ पर अपन देखेंगे कि ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के यहाँ पर चला जाएगा और इसमें ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये इस तरीके से, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन से ये कार्बन है ये यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ ऐसे, और ये इस तरीके से रहेगा, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है इस तरीके से। और जब ये हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग करेगा तो ये यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पर भी इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर, यहाँ पर। इसके बाद में आप देखते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन से यहाँ पर 3 sp2 संकरित कक्षक बनते हैं, और ये तीनों sp2 संकरित कक्षक ट्राइगोनल प्लेनर के रूप में यहाँ पर ओरिएंटेड होते हैं, जिनसे हाइड्रोजन एटम या और कोई एल्किल समूह इनसे ओवरलैपिंग करके यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। बाकी जो रिमेनिंग अनहाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल्स होता है वो p ऑर्बिटल्स है, वो इस ट्राइगोनल के परपेंडिकुलर स्थित होता है, लंबवत स्थित होता है, और इस p ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्रेजेंट होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो यहाँ पर फ्री रेडिकल्स की पैरामैग्नेटिक नेचर है उसको शो करता है। ठीक है, तो इसकी अपन स्ट्रक्चर्स की बात करें, इनके जो हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर्स होती है। बाद में जैसे अपन यहाँ पर देखें कि दूसरे टाइप के जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर CF3 टाइप के फ्री रेडिकल्स हैं, CCl3 टाइप के फ्री रेडिकल्स हैं, तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो अलग तरीके से क्रिएट हो जाती हैं, और इस कंडीशन में आप यूँ लिख सकते हैं कि जैसे C यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर F, यहाँ पर F और यहाँ पर F। यहाँ पर आप जानते हैं कि जो फ्लोरीन एटम है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में फ्लोरीन एटम पर लोन पेयर हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जबकि यहाँ पर जब जैसे अपन हाइड्रोजन की बात करते हैं या कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन उतने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते हैं जितना कि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के केस में सिंपली अपन ने sp2 हाइब्रिडाइजेशन है वो अपन इसको लिख सकते हैं, परंतु यहाँ पर अपन देखेंगे कि फ्लोरीन की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण से यहाँ पर इसके जो लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर और ये जो p ऑर्बिटल्स के जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं,
इनके बीच में हाईली रिपल्सन क्रिएट होता है, इनके बीच में हाईली रिपल्सन क्रिएट होता है। और हाईली रिपल्सन क्रिएट होने के कारण से यहाँ पर आप यूं कह सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से आकृति बना लेता है, एफ एफ एफ, और यहाँ पर इस तरीके से। और जब ये इस तरीके से ओरिएंटेड हो जाता है तो अपन यूं कहेंगे कि इनमें sp3 करैक्टर आ जाते हैं, और sp3 करैक्टर आ जाएंगे तो यहाँ पर इस कार्बन के अंदर जो संकरण होगा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और इसकी जो ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्री यहाँ पर पिरामिडल शेप होती है। ठीक है, तो इसकी पिरामिडल शेप भी होती है और इसकी ट्राइगोनल प्लेनर शेप भी होती है, और यहाँ पर ये p ऑर्बिटल्स हैं वो इस तरीके से रहेंगे। और आप ये जानते हैं कि यहाँ पर ये जो ट्राइगोनल है और ये जो p ऑर्बिटल्स जो परपेंडिकुलर है उनके बीच में यहाँ पर बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसके कारण से यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है। ठीक है, परंतु जब इस तरीके के केसेस होते हैं, यहाँ पर CF3 फ्री रेडिकल के केसेस होते हैं, तो उन केसेस में आप यहाँ पर देखते हैं कि ये जो बॉन्ड एंगल है ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से लेस होकर के 112 डिग्री पर आ जाता है। तो जब ये 112 डिग्री पर आ जाता है तो यहाँ पर अमोनिया की तरह एज ए पिरामिडल शेप बनती है, और जब पिरामिडल शेप बनती है तो फिर यहाँ पर इसकी जो आकृति है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर पिरामिडल होती है। ओके, यहाँ पर इसकी जो पिरामिडल शेप है उसको अपन एक दूसरे रीजन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और वो दूसरा रीजन ये होता है कि यहाँ पर sp2 जैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो s करैक्टर होते हैं वो 33% होते हैं, और जब 33% s करैक्टर होते हैं तो आप ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू s करैक्टर। किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो उसमें s करैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। और डिपेंड कैसे करती है कि यदि किसी एटम में s करैक्टर जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी उतनी ही ज्यादा होती है। तो यहाँ पर इस तरीके के जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनकी जो टेंडेंसी होती है वो इस तरीके की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिड्यूस करें, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिड्यूस करेंगे तो उस रिड्यूस करने के लिए उसको एस करैक्टर है उसको भी रिड्यूस करना है, और जब एस करैक्टर को भी रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पर जो यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो उसमें 25% एस करैक्टर है, और sp2 में आप देखेंगे कि यहाँ पर 33% करैक्टर है। ठीक है, तो इस कारण से भी एस करैक्टर को रिड्यूस करने के कारण से भी यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वो क्रिएट होता है, और उसकी आकृति है वो पिरामिडल शेप में होती है। तो आप समझ गए होंगे कि जो इजी वे में जो जनरल जो अपन फ्री रेडिकल्स हैं उनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और इसमें इस तरीके के जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होती है उनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन और पिरामिडल शेप होती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों जो फ्री रेडिकल्स हैं उनकी अपन ज्योमेट्री देख पा रहे हैं, उसका हाइब्रिडाइजेशन देख पा रहे हैं, और उसके साथ ये हैं कि ये होमोलाइटिक क्लीवेज के द्वारा फॉर्मेशन होता है, हाईली रिएक्टिव होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन का सेप्टेड होता है, और ये ट्राइवेलेंट होते हैं। ये सारे जनरल जो फीचर्स हैं वो इस फीचर्स के द्वारा अपन ये पूर्णतया जान पाते हैं कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं और फ्री रेडिकल्स हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस प्रकार से उनकी स्ट्रक्चर्स वगैरह होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर फ्री रेडिकल है उसको आप देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। फ्री रेडिकल के बाद में ये इसके जो जनरल इंट्रोडक्शन है उस जनरल इंट्रोडक्शन के बाद में अपन यहाँ पर आ पाते हैं कि इसमें टाइप ऑफ फ्री रेडिकल्स क्या है, कितने टाइप के फ्री रेडिकल होते हैं। तो जैसा कि आपने पिछले जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें आपने पढ़ा है, वहाँ पर कार्बोकैटायन पढ़ा है, और वहाँ पर आपने कार्बेनाइन पढ़ा है, और वहाँ पर आपने देखा था कि कार्बेनाइन और कार्बोकैटायन में कार्बन जिस कार्बन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है वो किस टाइप का है,
यदि वो प्राइमरी है तो वो प्राइमरी कार्बोकैटायन होगा, प्राइमरी कार्ब है तो वो प्राइमरी कार्बोनाइन होगा। उसी तरीके से, है ना, यहाँ पर फ्री रेडिकल है, उसके भी यहाँ पर टाइप देखेंगे। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल में आप यूं देखिए कि जैसे मान लीजिए आर, सी, आर और यहाँ पर आर, और ये इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो कार्बन एटम है वो जिस कार्बन पर फ्री रेडिकल है, और जिस कार्बन पर फ्री रेडिकल है वो कार्बन 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, और 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो फिर यहाँ पर अपन यूं कहेंगे कि वो 3 डिग्री फ्री रेडिकल होगा। और जब 3 डिग्री फ्री रेडिकल होगा तो यहाँ पर अपन 3 डिग्री फ्री रेडिकल। दूसरा, जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन से है, यदि वो 2 ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको अपन 2 डिग्री फ्री रेडिकल, और यदि इस तरीके से वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल, और जब वो इस तरीके से जुड़ा हुआ है तो उसको अपन बोलते हैं एल्किल, सॉरी यहाँ पर इस तरीके से है, ये यहाँ पर इसी तरीके से है तो इसको अपन बोलेंगे मैथिल फ्री रेडिकल। तो अलग अलग टाइप के फ्री रेडिकल हैं, प्राइमरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल और टर्सरी फ्री रेडिकल। इसके अलावा अपन और भी देखेंगे कि यहाँ पर बेंजिल फ्री रेडिकल और एल्काइलिक फ्री रेडिकल, ठीक है। तो इस तरीके के जो फ्री रेडिकल्स हैं उनके अपन इस तरीके से अपन स्टडी करते हैं, और फिर अपन इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर है उनके बारे में देखते हैं कि किस तरीके से इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, कौन सा फ्री रेडिकल है वो किसी दूसरे फ्री रेडिकल की तुलना में किस रीजन के कारण से वो मोर स्टेबल होता है और किस रीजन के कारण से वो लेस स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप ऑफ फ्री रेडिकल्स के बाद में अपन देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स हैं, वहां पर भी जैसे अपन ने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पढ़ी है, अपन ने कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी पढ़ी है, उसी तरीके से यहाँ पर आज अपन देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो यहाँ पर एक बार और स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स हैं। तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो लगभग जो कार्बोकैटायन है उनके ऑर्डर की तरह ही होता है। जिस प्रकार से 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर फ्री रेडिकल का जो ऑर्डर है वो भी एज ए कार्बोकैटायन के ऑर्डर को फॉलो करता है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि जैसे यहाँ पर ये बेंजीन है और इस समूह को अपन बोलते हैं बेंजिल। तो कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल है तो ये बेंजिल फ्री रेडिकल। बेंजिल फ्री रेडिकल के साथ में ही अपन यहाँ पर देखते हैं CH2, ये तो इसको अपन बोलते हैं एलाइलिक फ्री रेडिकल्स। और यहाँ पर 3 डिग्री, यहाँ पर 2 डिग्री, यहाँ पर 1 डिग्री और यहाँ पर मैथिल फ्री रेडिकल, ठीक है। और यदि इनका कंपैरिजन करें तो आप पाते हैं कि अपन मैथिल फ्री रेडिकल्स से बेंजिल फ्री रेडिकल्स की ओर जाते जाते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो भी इसी ऑर्डर में बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ओके, स्टेबिलिटी के ऑर्डर के बाद में अपन ये देखते हैं क्यों क्या का रीजन ढूंढते हैं कि क्या कारण है जिसके कारण से यहाँ पर इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर इस तरीके से होता है। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो उनकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, इनकी स्टेबिलिटी को प्रभावित करते हैं। तो इन सभी फैक्टर्स हैं उनको भी अपन स्टेबिलिटी के साथ साथ अपन उनकी भी स्टडी करते हैं। और जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा था कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी में, आज उसी तरीके के जो कुछ फैक्टर हैं उनको यहाँ पर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के लिए अप्लाई करते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से ये फैक्टर हैं ये इनकी स्टेबिलिटी को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और जो मैथिल फ्री रेडिकल्स हैं उनकी जो स्टेबिलिटी है उनको अपन कई रीजन के आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो फर्स्ट है वो है प्लस आई इफेक्ट,
अपन इनको प्लस आई इफेक्ट है उसके द्वारा भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और सेकंड है यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा भी इन जो फ्री रेडिकल्स हैं, इन फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों प्रभाव है, ये 3 डिग्री से जो मेथिल फ्री रेडिकल है वहाँ तक अप्लाई होता है। बाकी जो एलिल फ्री रेडिकल है, बेंजिल फ्री रेडिकल है, यहाँ पर अपन देखेंगे कि इनकी जो स्टेबिलिटी है वो आप रेजोनेंस के द्वारा इसको अपन इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं। और यहाँ पर आप देखते हो कि जो रेजोनेंस का जो इफेक्ट है वो मोर इफेक्टिव होता है देन हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। सो जहां पर भी रेजोनेंस इफेक्ट है वो यदि लगता है तो ऐसे जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उन फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी अदर जो फ्री रेडिकल्स हैं जिनकी स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा इफेक्ट होती है उनकी तुलना में रेजोनेंस के द्वारा प्रभावित फ्री रेडिकल्स हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो एलिल और बेंजिल फ्री रेडिकल है उनकी जो स्टेबिलिटी है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मेथिल फ्री रेडिकल की तुलना में क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इनकी स्टेबिलिटी है। तो ये इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो यहाँ पर इनको अपन वन बाय वन एक एक इफेक्ट के द्वारा इसको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से प्लस आई इफेक्ट वो इनकी स्टेबिलिटी को प्रभावित करता है, किस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन करता है और किस प्रकार से रेजोनेंस है वो करता है। तो ये सारा है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप ये जो फ्री रेडिकल इंट्रोडक्शन पार्ट है इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।